गुड इवनिंग बच्चों और या फिर अभ्यर्थियों, गुड इवनिंग सब लोगों को। और आज हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चंस को, 20 क्वेश्चंस देखेंगे जैसा कि हम लोग हमेशा देखते हैं। तो इन 20 क्वेश्चंस में हम लोग ऐसी क्वेश्चंस को देखेंगे जिस क्वेश्चन से हमारा जो है बहुत सारा पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। पीतल का बर्तन किन अवयवों द्वारा बनता है? पीतल का जो बर्तन होता है वो किससे बनता है? तो देखिए, पीतल का बर्तन जो है वो बनता है पीतल का, ठीक है। लेकिन वो पीतल का अवयव कौन कौन सा होता है? मतलब पीतल का अवयव को अगर हम लोग देखें तो कौन कौन सा होता है? तो कॉपर और जिंक। क्या होता है? कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। क्या होता है? कॉपर और जिंक। किसका बना होता है? कॉपर और जिंक। किस क्लास में हम लोग पढ़ते हैं ये? 9th क्लास में। बाकी क्या और क्लासेस में रिपीट करते हैं? बहुत बार, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, सबको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? ये बताइए। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो ये है राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति किससे सलाह ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय से सिर्फ एक व्यक्ति ले सकता है सलाह और वह है राष्ट्रपति। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुर्गियों की सबसे भयंकर बीमारी क्या कहलाती है? रानीखेत कहलाती है क्या? मुर्गियों की बीमारी कौन सी होती है? मुर्गियों की जो सबसे भयंकर बीमारी होती है वो होती है रानीखेत। कौन सी होती है? रानीखेत। रानीखेत मुर्गियों की बीमारी होती है, बहुत सारी मुर्गियाँ उसमें मर जाती है। अब तो मुर्गी पालक ही बताएंगे कि इनको कितनी समस्या होती है मुर्गियों के मरने से। वास्तव में देखा जाए तो मुर्गी के दाना का जो व्यवसाय है वो बहुत कॉमन व्यवसाय है और इसमें जाने वाने तो जाती है। आगे देखें, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था? याद है? लाहौर। कहाँ? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। 1929 लाहौर अधिवेशन। रावी नदी के तट पे 31 दिसंबर को भाई जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था और बोला था कि 26 दिसंबर से जो है ना, 26 जनवरी से हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। बाद में उसी दिन हमारा गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। अब आगे देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय, ये तो हो गया। अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? अबुल फजल, याद है? अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर के नवरत्नों में। देखिए, मैंने राजस्थान में काफ़ी समय गुजारा है। राजस्थान में एक मेरा साथी था, उसको हम लोग बोलते थे नागौड़ी। शायद उसका नाम कैलाश था, अभी जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ तो उसको नागौड़ी बोलते थे। तो नागौर में उसने मुझे बताया कि अबुल फजल का जन्म हुआ था नागौर में, ठीक है। नागौर कहाँ पर है? राजस्थान में। तो कई बार हम लोग अपने साथियों के मुंह से जो कोई बात सुनते हैं ना, वो हमें लंबे समय तक याद रहती है। और वो क्लासेस जहाँ पर दुनिया भर के अलग अलग देशों के जो लोग आके बैठते हैं, या वैसी क्लास जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के बच्चे आके बैठते हैं, वहाँ बच्चे ज़्यादा लर्न करते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। इसके अलावा अगर ऐसा ना हो पाए कि अलग अलग देशों के बच्चे हों या अलग अलग दूर दराज से बच्चे आके इकट्ठे हों, अगर वैसा ना हो पाए तो जो मल्टी कल्चर, जैसे अपने क्षेत्र की बात करूं मैं, जहां पे इतनी जगह के बच्चे संभव नहीं है, तो वहां पर अगर सभी जाति और धर्म के बच्चे अगर इकट्ठे बैठते हैं एक क्लास में, बॉयज़ गर्ल्स सभी जाति और धर्म के, तो वहाँ पे लोग जो है ना ज़्यादा सीखते हैं, कल्चरल के रूप में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आगे देखें, भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? तिलहन क्या होता है? जिससे तेल निकलता है। तो भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन कहाँ होता है? भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन अगर हम लोग देखें तो होता है मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज़्यादा तिलहन कहाँ होता है? ये होता है मध्य प्रदेश में। वर्ष 2015 के वर्ल्ड क्रिकेट कहाँ आयोजित होंगे? 15 वाला मामला है, हटा देते हैं इसको। तो भाई 2015 में कहाँ हुआ था? ये कोई व्यक्ति बताइए। 2015 में कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था।
न्यूजीलैंड में। ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना एकदम शून्य बराबर है, इसलिए इस प्रश्न को ही हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज कर देंगे, हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। इस प्रश्न की हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, आरबीआई द्वारा आईडीबीआई को कब एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। डेट तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि आरबीआई आईडीबीआई दोनों जुड़ा हुआ था, डेट पूछना तो संभव नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ें तो पूछी जाएगी। लेकिन जैसे कि अगर कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम हुआ ना तो वहाँ पूछा जा सकता है। तो देखिए ये ना 11 अक्टूबर 2004 को ये जो है हुआ था कि आईडीबीआई को एक अनुसूचित बैंक बना दिया गया था आरबीआई द्वारा। तो 11 अक्टूबर 2004 को ऐसा हुआ था, ठीक है। तो जो बैंकिंग एग्जाम होगा उसमें पूछ लिया जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग की थी। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम अच्छे से देखिए आप इस क्वेश्चन को। तो देखिए चाय बागान कहाँ पर है और कहाँ पे ये चीज़ हो सकता है, ऐसे भी अगर ऑप्शन देखिए तो उस समय असम में चाय बागान थी, ठीक है। कहाँ थी, असम में। तो असम के किसानों ने ही इस बात की डिमांड की थी। कहाँ, असम के किसानों ने, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है। सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए कि सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट कहाँ का उच्चतम न्यायालय है। आराम से सोच विचार लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये कहाँ का है, सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, PLA, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी कहाँ का है, चीन का है। तो पीपुल्स सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है, चीन का। जहाँ पे पीपुल्स आ जाए ना मामले में तो वहाँ पर है। देखिए गजब देश है, वहाँ न्यायपालिका इंडिपेंडेंट नहीं है। न्यायपालिका जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर में रह के काम करती है। कहाँ पर, चाइना में। नाम के लिए कम्युनिस्ट है लेकिन अलग ही कहानी है उसकी, फिर कभी हम लोग चाइना के ऊपर आएंगे तो बात करेंगे। सूर्य से प्रति सेकंड कितनी जूल ऊर्जा निकलती है। बड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है भाई, ये तो याद रखने का है। कितनी निकलती है, देखिए ये निकलती है 3.8 गुने 10⁻26 जूल। ये कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन को एकदम टिके रहिए, जब भी आए तो लगभग लगा हुआ रहेगा, नहीं लगा हुआ रहेगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी ऊर्जा राशि है, बहुत बड़ी ऊर्जा राशि है जो सूरज से हमेशा निकलती रहती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय जो है उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सिंपल सा इशू है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और बस उसको हटा नहीं सकता है राष्ट्रपति, ठीक है। उसके लिए कदाचार महाभियोग जैसे चीज़ें लगानी पड़ेगी तब जाके हटेगा। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को, है ना। ये है कि जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड से निकलता है ये जिंक ब्लेंड। इसका मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा क्योंकि कई बार जो है ना छोटे बच्चे पूछते हैं कि कैसे निकलता है धातु, मिट्टी में से कैसे निकल जाता है लोहा, तो उसका मैं प्रोसेस इसे स्मार्ट बोर्ड पे बताऊंगा, तो वो दूसरे चैनल पे डालूंगा, यहाँ पर नहीं। रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई। देखिए रामायण भी, महाभारत भी और मनुस्मृति भी किस काल में इसकी रचना हुई। तो देखिए उस समय क्या था ना, बौद्ध जो थे ना, बड़े बौद्धों का बोलबाला था। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग ने राजा की हत्या करके, किसकी, मौर्य राजा की हत्या करके जब गद्दी संभाली तो उस समय क्या था, हिंदू धर्म का फिर पुनरुत्थान हुआ। ब्राह्मण धर्म था उसका फिर पुनरुत्थान हुआ। वो मैं अलग है, किसी किस्म का जो है ना वो विवाद में नहीं पड़ना है, जो पीछे हो गई वो अलग कहानी है। कई लोग ज़बरदस्ती उसकी लीगेसी लेकर के हल्ला मचाते हैं तो वो गलत बात है, वो छात्र को इस सबसे बचना चाहिए। तो ये किस काल में हुई, शुंग काल में। किस काल में हुई, शुंग काल। पुष्यमित्र शुंग और बाद में शुंग काल चला ना, तो वहाँ पे ये ग्रंथों की रचना की गई। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। भाई देखिए ये तो सवाल आना थोड़ा सा मुश्किल है,
लेकिन ये कुछ दिन पहले की घटना है ना। जूलिया गिलार्ड बनी थी, कौन सी? जूलिया गिलार्ड बनी थी। अब एक अच्छा प्रश्न है, जूलिया गिलार्ड से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग जूलिया गिलार्ड जो थी ना, वो ऑस्ट्रेलिया की पहली जो थी प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, यहाँ तक ठीक है मामला। जूलिया गिलार्ड तक हम लोग चल चुके। जूलिया गिलार्ड ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। भारत की कौन थी, बांग्लादेश की कौन थी, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि बाकी ऐसे जो देश हैं, जो बड़े देश हैं, जो प्रमुख हैं, उनका पहला महिला कौन थी, राष्ट्राध्यक्ष। ये जानकारी हो तो बहुत अच्छा है। विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? भारत है। ठीक है, भारत। बिहार में मूंगफली नहीं होता, लेकिन आप अगर राजस्थान में चले जाएं, गुजरात में चले जाएं, तो आपको बहुत सारा उत्पादन देखने को मिलेगा मूंगफली का। बहुत तरीका है, बिना मूंगफली को छीले उसका तेल भी निकाल लेते हैं लोग। तो ये सब काम होता है उन सब देशों में। उम्मीद है कि अब आपको बोर्ड अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, बोर्ड को देखने में एकदम मस्त रहना है कि बोर्ड जो है ना, कई बार बोलते हैं सर बोर्ड ही नहीं दिखा, है ना। चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है? चावल की खेती में चावल, तो देखिए कौन सा शैवाल जो है वो ज़्यादा उपयोगी होता है, कौन सा शैवाल ज़्यादा उपयोगी होता है, अभी मेरे ध्यान में है था, लेकिन अभी मैं उसे थोड़ा मिस कर रहा हूँ। नील हरित शैवाल कौन सा है? नील हरित शैवाल, नील हरित। ठीक है ना, ये क्या है, कौन सा है? नील हरित शैवाल। कौन सा शैवाल? नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल। ठीक है, नील हरित शैवाल। उम्मीद है कि बोर्ड यहाँ तक आपको दिख रहा होगा, अच्छे से बोर्ड दिख रहा होगा। बोर्ड दिखने में कोई समस्या नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे के क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि शाख के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर है? अच्छा प्रश्न है। किस प्रकार के बैंक भारत में कृषि शाख के संस्थागत स्रोतों में प्रथम स्थान पर है? देखिए, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग जो करता है वो कौन सा करता है? वाणिज्यिक बैंक करता है। ठीक है, तो वाणिज्यिक बैंक यहाँ पर जो है इसका सही होगा। ऑप्शन से कभी इधर से उधर नहीं होना है। वाणिज्यिक बैंक, है ना, वाणिज्यिक बैंक जो है ये काम करता है। अगले प्रश्न पे जाते हैं। शुंग वंश के देवभूति की हत्या कर किसने कण्व वंश की नींव डाली? कण्व वंश का संस्थापक कौन था, ये बताना है मुझे, है ना। इसका नाम था वासुदेव कण्व। ठीक है, वासुदेव कण्व। कौन था? वासुदेव कण्व। किसने नींव डाली? वासुदेव कण्व ने नींव डाली। अब देखिए, कोसोवो ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा किस देश से की? कोसोवो अभी भी मामला फंसा हुआ है। भारत जो है ना उसको देता नहीं है मान्यता। और अभी हाल फिलहाल मैंने अमेज़न प्राइम पे एक मूवी देखी थी, है ना, बिहाइंड बाल्कन लाइन। मूवी का नाम था बिहाइंड बाल्कन लाइन। ठीक है, बिहाइंड बाल्कन लाइन मूवी देखी थी, अमेज़न प्राइम पे है, जिसमें कोसोवो की प्रॉब्लम को ना बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। मुझे नहीं मालूम कि हिंदी में है या नहीं है, लेकिन मैंने इंग्लिश में देखी थी। बहुत अच्छी मूवी है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के कई मूवी आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे जाती है। उसी में वो मूवी भी हमारी है जो है। तो देखिए, कोसोवो जो है ना उसने सर्बिया से अपनी आज़ादी की घोषणा, किससे? सर्बिया से। ठीक है, सर्बिया से अपनी आज़ादी की घोषणा की। बाल्कन का मतलब था कि बाल्कन क्षेत्र था वो टूट गया टुकड़े टुकड़े में, उसको बाल्कनाइजेशन बोलते हैं। अलग कहानी है, सब कुछ अलग अलग चल रहा है मामला। तो हम लोग जैसे जैसे वो टॉपिक आएगा हम लोग उस टॉपिक्स के ऊपर भी जाएंगे और भी चीज़ों को देखेंगे हम लोग। तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लगातार मिलते रहेंगे और भी कई सारी चीज़ों को हम लोग देखते रहेंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।